आज हम हिमनदीय स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपने महासागरीय लहरों के बारे में, हवाओं के बारे में या हवाओं से बनी, हवा से बनी स्थलाकृतियाँ, सागरीय लहरों से बनी स्थलाकृतियाँ। आज अपन हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर से बनी स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बताएं कि ये स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से हिम क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों में साल भर बर्फ़ जमी रहती है और एक ऐसी सीमा जिसके ऊपर या आगे कभी भी बर्फ़ पिघलती नहीं है, उस रेखा को हिम रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में हिम रेखा की ऊंचाई ज़्यादा होती है तथा ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र तल के बराबर ही या समुद्र तल पर ही पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में हिम रेखा अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कभी भी बर्फ़ नहीं पिघलती और उस सीमा से आगे लगातार बर्फ़ जमी रहती है, उस सीमा को हिम रेखा के नाम से अपन जानते हैं। और ये हिम रेखा जहाँ पे लगातार बर्फ़ जमी रहती है, कभी पिघलती नहीं है, उन क्षेत्रों में हिमानिया या ग्लेशियर पाए जाते हैं। और वो ग्लेशियर भी बहुत ही धीमी गति से स्थानांतरित होते रहते हैं तथा ग्लेशियरों का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे पहाड़ों की चोटियों पे हैं तो धीरे धीरे ये ग्लेशियर खिसकते रहते हैं और खिसकने के कारण ये अपर्दन के कारण कई तरह के भूआकारों का निर्माण करते हैं तथा फिर उसके बाद निक्षेपण से भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण करते हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो मुख्य रूप से भारत में भी कई तरह के हिमानी या ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर है, केदारनाथ भी ग्लेशियर है, गंगोत्री भी ग्लेशियर है, कंचनजंगा भी ग्लेशियर है, इसके अलावा रूपल नाम से भी ग्लेशियर है, पूनम नाम से, रीमो नाम से, ये सारे भारत में ग्लेशियर हैं और ये ग्लेशियर भी धीरे धीरे स्थानांतरित होते रहते हैं। और इनके स्थानांतरण या गति के कारण भी चट्टानों में कटाव होता रहता है या अपर्दन होता रहता है और उस अपर्दन के कारण भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण होता रहता है। अगर अपन यूँ बात करें तो हिमानी के अपर्दन से भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण होता है या ग्लेशियर के अपर्दन से कई तरह के भूआकार बनते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें यू आकार की घाटी। आपने सुना होगा कि नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है और हिमानी से यू आकार की घाटी बनती है। जब हिमानी वी आकार की घाटी में निकलती है तो वो तलहटी को ज़्यादा काटती है और इस वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है। इस प्रकार अपन देखें तो हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और तलहटी को काटने के कारण हिमानी यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। और खुद ग्लेशियर यू आकार की घाटी नहीं बनाती, परंतु वी आकार की घाटी से अगर ग्लेशियर गुजरता है तो वो तलहटी को काटने के कारण वो वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में बदल जाती है और इस तरह से यू आकार की घाटी में हो। अब इनको ज़्यादा काटने के कारण ये इस तरह से यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। और सबसे पहले अपन बात करें तो हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो दूसरा भूआकार बनता है लटकती घाटी। एक तो मुख्य ग्लेशियर होता है
और उसके पास कई सहायक ग्लेशियर होते हैं। जब मुख्य ग्लेशियर में सहायक ग्लेशियर आके मिलते हैं तो मुख्य ग्लेशियर अपरदन ज़्यादा तेज गति से करता है और गहराई तक काटता है, तथा सहायक ग्लेशियर उसकी अपरदन कम करते हैं तथा गहराई तक नहीं काट पाते हैं। तो अपन देखते हैं दूर से तो ऐसा लगता है कि मुख्य ग्लेशियर के ऊपर सहायक ग्लेशियर जैसे लटक रहा हो, तो ऐसी आकृति को लटकती घाटियों के नाम से जानते हैं कि मुख्य ग्लेशियर और जब सहायक ग्लेशियर मिलते हैं तो सहायक ग्लेशियर मुख्य ग्लेशियर जितना अपरदन नहीं कर पाता तथा दूर से उसमें मिलता है तो ऐसे दिखाई देता है जैसे उसके ऊपर लटक रहा हो। तो ऐसी चीज़ों को अपन लटकती घाटी के नाम से जानते हैं और लटकती घाटी भी ग्लेशियर या हिमानी के अपरदन से बना भूआकार के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में अगर बात करें तो फियोर्ड बाय ग्लेशियर जब तीव्र गति से तीव्र ढाल वाली जब समुद्रों के किनारे जब तीव्र ढाल वाली कगारें होती हैं तो ये तीव्र ढाल से काटते हैं और जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो पिघलने के बाद में समुद्र का पानी भर जाता है और तीव्र ढाल की कगारें खड़ी होती हैं। उन तीव्र ढाल वाली कगारों को फियोर्ड के नाम से जानते हैं और ये फियोर्ड नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड उन तटों पर सबसे ज़्यादा रूप से पाए जाते हैं जहाँ ग्लेशियर सीधे समुद्र में गिरते हैं और गिरने से पहले वो तीव्र ढाल की कगारें बनाने का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन सर्क तो सर्क भी क्या है कि जैसे मान लो जब कोई पहाड़ इस तरह से है और उसके चारों तरफ अगर ग्लेशियर नीचे उतरने लगे इस तरह से कि अगर मान लो कोई ये पहाड़ की चोटी है तो इधर से भी ग्लेशियर आए, इधर से भी ग्लेशियर आए तो पहाड़ को चारों तरफ से रगड़ के एक शंकुआकार चीज सी खड़ी दिखाई देती है। उसको चारों तरफ से काट दें और काटने के बाद में जैसे ये उतरती है तो यूं यहाँ से ये उतरती है तो एक आरामदायक कुर्सी की तरह काट देती है उसको। तो उस आरामदायक कुर्सी या अर्धवृत्ताकार एक आकृति का निर्माण करती है। उस अर्धवृत्ताकार आकृति या आरामदायक कुर्सी की तरह इस तरह की आकृति बन जाती है। इन ऐसी आकृतियों को अपन सर्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद अरेत, जब कोई भी पहाड़ या टील आकृति उसके चारों तरफ ग्लेशियर उतरने लगते हैं तो उसको चारों तरफ से काटने लग जाते हैं और चारों तरफ से काटने के कारण इस तरह से धीरे धीरे एक नुकीली चट्टान सी खड़ी दिखाई देती है और उस नुकीली या पतली दीवार को अरेत के नाम से जानते हैं। ये अरेत ही जब पास पास में हो जाते हैं तो उसको हार्न या गिरिशृंग भी कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन यूँ देखें। फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन श्रृंग तथा पूंछ की बात करें नुनाटक, तो जब ग्लेशियर किसी टीले के ऊपर से गुजरता है तो सामने वाले भाग में एकदम से ढाल होता है तथा उतरते समय लंबी दूरी तक उसके जो भी कंकड़ पत्थर रेत होती है वो जमा हो जाती है। तो दूर से इधर से एकदम खड़ा ढाल दिखाई देता है तथा उसके पीछे पूंछ की तरह दिखाई देती है। तो ऐसी आकृतियों को श्रृंग तथा पूंछ के नाम से जानते हैं। इस तरह से इधर से अगर ग्लेशियर यूं चढ़ रहा है तो यहाँ पे तीव्र ढाल है और यहाँ पे धीरे धीरे कचरा या मलबा जमने के कारण तो इस वाली को पूंछ
ये पुंछ तथा ये श्रृंग कहलाती है। ये श्रृंग और ये पुंछ, तो लंबी आकृति तो पुंछ की तरह दिखाई देती है, तो ये वाली आकृति। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो बर्फीले क्षेत्रों में या हिम क्षेत्रों में जब बर्फ या हिमानी आगे खिसकती है तो कई लंबे चौड़े क्षेत्र में ऊन वाली भेड़ की तरह चमकती हुई वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसे पत्थर जो दूर से ऐसे लगते हैं कि जैसे मान लो भेड़ की पीठ दिखाई दे रही हो, तो ऐसी आकृतियों को अपन भेड़ शिलाएं या रास मुटानू के नाम से जानते हैं। दूर से यूँ दिखाई देती है कि जैसे भेड़ की पीठ दिखाई दे रही हो ऊन की तरह और एकदम सफ़ेद। तो हिमानी के अपर्दन से बने ऐसी आकृतियों को अपन रास मुटाने या भेड़ शिलाओं के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कि हिमानियों से सोपान, सीढ़ी नुमा सोपानों का भी निर्माण होता है तथा बड़े बड़े विशाल सोपान बनते हैं जिन्हें दैत्याकार सोपान के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो हिमानी या हिमनद से या ग्लेशियर से इस तरह यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सार्क, टार्न, हार्न, गिरिश्रृंग, श्रृंग, पुंछ, रास मुटाने, भेड़ शिलाएं, दैत्याकार सोपान आदि कई प्रकार की आकृतियों का या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों को अपर्दन से बने स्थलाकृतियों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगर अपन निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण से जब ग्लेशियर या हिमानी निचले मैदानों में आने लग जाती है और धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो पिघलने के कारण भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले बात करें अपन एस्कर, तो एस्कर हिमानी के नीचे कई तरह के जो कंकड़ पत्थर बजरी आती है वो धीरे धीरे एक पगडंडी की तरह निक्षेपण होने लग जाती है और ऐसे निक्षेपण को धीरे धीरे पगडंडी के समान निक्षेपण हो जाता है और ऐसी लंबी सकड़ी तथा सर्पिलाकार पगडंडियों को एस्कर के नाम से जाना जाता है। तो पहली निक्षेपण से बनी भूआकार एस्कर और निक्षेपण पगडंडी या सर्पिलाकार रूप में होता है या लंबे सकड़े रूप में होता है, उसको एस्कर। तथा जब ग्लेशियर के साथ जो भी मलबा, कचरा, पत्थर, कंकड़ आते हैं और ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं, उन ढेर के रूप में जमा होने वाले को केम के नाम से जानते हैं। केम तो पहला एस्कर हो गया, दूसरी केम यानी हिमानी के निक्षेपण से बने रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर के ढेर को केम के नाम से जानते हैं। तथा कई बार मैदानी क्षेत्रों में हिमानी पिघलती है तो केम के विपरीत थोड़ा खड्डे नुमा आकृति बन जाती है। वैसे खड्डे नुमा आकृतियों को केतली के नाम से जानते हैं। ये केम के विपरीत होती है, केम टीले नुमा होती है और ये उसके उल्टे रूप में पाई जाती है, तो ये केम के रूप में। इनके अलावा हिम अवक्षेप मैदान, जब हिमानी संपूर्ण पिघल जाती है तथा कंकड़, पत्थर, रेत मैदान के रूप में फैल जाते हैं, तो ऐसे मैदानों को नाम दिया है हिमनद अवक्षेप के मैदान के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो निक्षेपण से भी एस्कर, केम, केतली, हिमनद अवक्षेप मैदान, ये निक्षेपण से बने स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हिमनद किसे कहते हैं, हिमनद के उदाहरण आपको दिए, फिर हिमरेखा क्या चीज़ है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे उष्ण प्रदेशों में हिमरेखा ऊंचाई तक पाई जाती है तथा ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तल पर ही हिमरेखाएं पाई जाती हैं। अब इन हिमरेखाओं के द्वारा या इन हिमनद बर्फ की ये ग्लेशियर जब अपरदित होते हैं तो भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण करती हैं तथा निक्षेपण से भी कई तरह के भूआकारों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार आपको
हिमनद के अपर्दन से तथा निक्षेपण से इन भू आकारों के बारे में बताया। तो इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इस वीडियो से, और जो भी आगे ऐसी चीज़ें होंगी तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।